हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके क्लास 10th का साइंस पार्ट 1 का जो 3rd नंबर का लेसन है, चैप्टर है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एवरी सिंगल कंसेप्ट इन द चैप्टर विल बी क्लियर्ड बाय मी। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको टोटली बहुत ही सुंदर तरीके से आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। बट मेरा आपसे हमेशा से एक रिक्वेस्ट था और अभी भी रहेगा कि एक सही बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि अगर आपको जबरदस्त प्रिपरेशन करना है कोई भी एग्जाम का, तो आपको एनसीईआरटी की किताब हो या स्टेट बोर्ड की किताब हो, आप जितना ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक्स का रेफरेंस लेंगे उतना आप कंसेप्ट्स को ज्यादा एंजॉय करोगे। ठीक, वीडियो जब भी आप मेरे जितने भी वीडियोस आप देखोगे, आपका 100% चैप्टर वहीं पर कवर होगा। बावजूद इसके मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप बिल्कुल पुराने सिलेबस का भी साइंस का टेक्स्ट बुक और इस सिलेबस का भी साइंस पार्ट 1 या पार्ट 2 जो भी हो उसका टेक्स्ट बुक आप बिल्कुल रेफर करें। जैसे ही वीडियो आपका चल रहा है या वीडियो आपका पूरा देखकर हो जाए, बिल्कुल जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं उनको सिस्टमैटिकली लाइन वाइज आप टेक्स्ट बुक में से जरूर स्टडी करिए। और जब आप वीडियो होने के बाद उसको टेक्स्ट बुक को रेफर करोगे, मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपका पढ़ाई लिटरली कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एंड द बेस्ट आपका पढ़ाई कंप्लीट होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग चैप्टर को सीखने जा रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को आनंद हिरन ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो थैंक यू सो मच। दूसरा रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ, सभी के साथ उसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर याद से मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, कैसे आपको उसमें से चीजें समझ में आई, कितना अच्छा आपको वीडियो लगता है। कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लेसन को, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेसिकली हम लोग इसमें क्या सीखने जा रहे हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में का डिफरेंस क्या है। वैलेंसी हम लोग सीख चुके हैं बट इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक, और सबसे पहला बिट जो आपके चैप्टर का है वो है दो प्रकार के चेंजेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इनको हम लोग डिटेल में समझने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन ये दो अलग चीजें हैं। सिर्फ कोई सादी रिएक्शन है यानी वो फिजिकल रिएक्शन हुआ, बट केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में बहुत आसानी से हम लोग समझने जा रहे हैं। सॉरी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम लोग चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला जो आपको सवाल पूछा गया है चैप्टर के बिगिनिंग में, पेज नंबर 30 पे, वो ये है बेसिकली कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में का डिफरेंस क्या है। ठीक, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस क्या है, तो मैं एलिमेंट्स के बारे में कहना चाहूंगा। एलिमेंट्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम्स। मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के बारे में अगर कहे तो मैं कहना चाहूंगा मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम्स मेक एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम्स मेक एलिमेंट्स। वेयर एज अगर हम लोग कंपाउंड्स का बात करें
कंपाउंड्स का बात करें, व्हाट आर कंपाउंड्स, तो मैं कहना चाहूंगा मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट अलग अलग एटम्स मेक कंपाउंड्स। ठीक, एलिमेंट्स के बारे में मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप के एटम्स, सेम प्रकार के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। जबकि कंपाउंड जो होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स के मॉलिक्यूल्स को अगर हम जोड़े, कंबाइन करें, तब जाकर बनता है कंपाउंड। सो बेसिकली एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ the molecules of same types of atoms, whereas compounds are made from molecules of different types of atoms या different atoms। ठीक, सबसे पहले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या है हमने देखा। ठीक, अब हम बात करेंगे वैलेंसी का। मैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर में यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्या कि वैलेंसी क्या है, मैं फिर भी इसको रिपीट करता हूं। बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी या कॉम्बिनेशन कैपेसिटी को कहा जाता है वैलेंसी। सिंपल टर्म्स में द बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट कैन बी कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। जैसे सोडियम का वैलेंसी है 1, तो आई कैन से दैट सोडियम का बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी कितना है, Na, यानी सोडियम का बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी होगा 1। यानी सोडियम सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है, और वही है उसका वैलेंसी। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 18 या 19वें सेंचुरी में यानी 18th या 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद में कुछ केसेस में उन्होंने पाया कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, जो सब्सटेंस को लेकर वो लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, तो कुछ जगह पे मैटर या कंपोजिशन ऑफ द मैटर सेम रहा रिएक्शन होने के बाद भी, और कुछ जगह पे कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हुआ। ठीक है, आई कैन से दैट साइंटिस्ट इन 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी, डिफरेंट साइंटिस्ट परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड केम टू द कंक्लूजन दैट बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। One type of change is that where the composition of the matter remains same, and the other type of change was where the composition of the matter have been changed। तो ठीक है, जहां पर composition of matter same रहता है, change तो हुआ है, no doubt change have occurred, but the composition of matter remained same and the change was also temporary, इसको कहा जाएगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी जहां पर कंपोजिशन ऑफ मैटर सेम था, चेंज तो हो गया लेकिन कंपोजिशन ऑफ द मैटर वो चेंज हुआ नहीं, a reaction took place, however the change was like same, कंपोजिशन ऑफ मैटर में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज हुआ नहीं, एंड दैट चेंज वाज टेम्पररी, ये हुआ फिजिकल चेंज। ठीक, और केमिकल चेंज यानी ऐसा चेंज जहां पे वंस रिएक्शन कंप्लीट हुआ, कंपोजिशन ऑफ मैटर जो अर्लियर था रिएक्शन होने के पहले, रिएक्शन होने के बाद कंपोजिशन ऑफ मैटर यानी मैटर जिसका बना है वो टोटली चेंज हो चुका था। और केमिकल चेंज ये परमानेंट है, केमिकल चेंज इज नॉट टेम्पररी। केमिकल चेंज अगर एक बार केमिकल चेंज हो गया, आप उसको वापस ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेकर आपको फिजिकल चेंज भी एक्सप्लेन करूंगा और केमिकल चेंज भी ओरली मैं एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट वाइज हम लोग जरूर सीखेंगे, पॉइंट वाइज फिजिकल चेंज क्या है या केमिकल चेंज क्या है हम लोग जरूर सीखेंगे,
बट फॉर नाउ फिजिकल चेंज को डे टू डे लाइफ में कैसे समझेंगे और केमिकल चेंज को कैसे समझेंगे, पहले तो मैं आपको वो समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग एक्टिविटीज आपके जो दिए गए हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी सॉल्व करने के बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज किसको कहना चाहिए, केमिकल चेंज किसको कहना चाहिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम फिर से एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं कि फिजिकल चेंज किसको कहना चाहिए और केमिकल चेंज किसको कहना चाहिए। मैंने ये एक्टिविटी जो आपके पेज नंबर 30 पर दे रखे थे इनको बोर्ड पर लिख लिया है, इनको हम जरूर सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर एक बार आपको समझाना चाहूंगा कि फिजिकल चेंज किसे कहा जाना चाहिए और केमिकल चेंज किसे कहा जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो फिजिकल चेंज यानी ऐसा चेंज है जहां पे चेंज इन स्टेट मिलता है। अगर कोई बंदा सॉलिड में है तो रिएक्शन के बाद या चेंज होने के बाद वो आपको लिक्विड में मिलेगा, बट बेसिकली जो उसका कंपोजिशन था वो तो सेम ही है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप केमिकल चेंज का बात करें तो केमिकल चेंज यानी अ चेंज वेयर कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस। Earlier the composition was different and after the reaction the composition becomes different, उसको कहा जाएगा केमिकल चेंज। और जैसे फिजिकल चेंज ये टेम्पररी था, केमिकल चेंज परमानेंट है। ठीक, तो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज के बारे में हमने बता दिया है, ओरली तो आपको पता होना चाहिए। अ चेंज वेयर कंपोजिशन ऑफ द मैटर रिमेन्स सेम and is also temporary is a physical change, and a change where composition of the matter changes and is permanent is a chemical change। ठीक, अब ये क्या था सर, एक्टिविटीज को देखकर मैं आपको 1 बाय 1 समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहला एक्टिविटी था कि आइस हैव चेंज्ड इनटू वाटर, आइस हैव कन्वर्टेड टू वाटर। फ्रेंड्स, मुझे बताइए, आइस यानी सॉलिड H2O, ठीक, एंड वाटर यानी लिक्विड H2O, बट बेसिकली आइस की बात करें या वाटर की बात करें, कंपोजिशन रिमेन्ड सेम। ये भी H2O है और ये भी H2O है, ये भी H2O है और ये भी H2O है। जस्ट आपने क्या किया, ice was present at a low temperature, you provided heat और आपने टेम्परेचर को मैं कहूंगा रेज किया, इंक्रीज किया और ice got converted to water, but the composition, overall composition remained same, which was H2O, and therefore I will say it as a physical change, as a physical change। ठीक है, अगला बात करेंगे कुकिंग ऑफ फूड। सपोज आपको आलू का सब्जी बनाना है, किसका, आलू का सब्जी। ठीक, बहुत जनों को पसंद है, इसके लिए आलू का नाम लिया। आलू का सब्जी अगर आपको बनाना है तो पहले वेजिटेबल पोटैटो जो है, ठीक, वो रॉ फॉर्म में है और खाना बनाने के बाद वो पक चुका है, इट हैव गॉट कुक्ड। ठीक, तो मुझे कहिए, जो आलू का सब्जी बन चुका है, क्या आप उसको दोबारा आलू रॉ में कन्वर्ट कर सकते हो? तो जवाब है नहीं। एक बार आलू की सब्जी बन गई तो उसको आप वापस आलू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ चेंज वाज अ परमानेंट चेंज, वाज अ परमानेंट चेंज। ठीक है, आइस गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर। अगर वाटर का टेम्परेचर में बहुत लो करूं तो इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड बैक टू आइस, यानी टेम्पररी चेंज था। बट अगर आलू की सब्जी मैं बनाना चाहता हूं, मार्केट से मैंने आलू लाए, आलू रॉ फॉर्म में है, अब मैंने उसकी सब्जी बनाई, सब्जी बनने के बाद मैं उस सब्जी को वापस आलू में कन्वर्ट नहीं कर सकता। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ permanent change and therefore it will be an example of a chemical change।
केमिकल चेंज होगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट वॉज परमानेंट, इट वॉज इरिवर्सिबल। एक वर्ड मैंने यूज किया, केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। वंस द प्रोडक्ट इज फॉर्म यू कैन नॉट कन्वर्ट इट बैक टू द रिएक्टेंट्स। ठीक, अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। मराठीत बोलतो आपण कैरी बघितलेली आहे, ज्याचं आपण लोणचं करतो, पिकल्स हम लोग बनाते हैं आम के कैरी से। ठीक, तर जी कैरी असते, कैरी ती रॉ फॉर्म मध्ये आणि पिकल्याच्या नंतर मग ती आंब्याच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला मिळते। अगोदर ती कैरी असते आणि पिकल्यानंतर तो आंबा होतो। मला सांगा, कैरीचा आंबा होतो, पण आंब्याचं कैरी होताना कधी तुम्ही बघितलं आहे का? ठीक, तो मैंगो कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू इट्स रॉ फॉर्म। ठीक है, एक बार अगर फ्रूट राइप हो गया, पक गया, तो उसको आप उसके रॉ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, और ये होगा एक केमिकल चेंज, क्योंकि ये परमानेंट है, क्योंकि ये परमानेंट है। और केमिकल चेंज, कंपोजिशन ऑफ द मॅटर हॅव चेंज। कैरी ही पूर्ण वेगळी कन्सेप्ट आहे आणि आंबा हा पूर्ण वेगळी कन्सेप्ट आहे। कैरीची टेस्ट वेगळी आहे, चेंज इन टेस्ट हा एक फॅक्टर होता इथे। केमिकल चेंज इज मार्क्ड बाय अ चेंज इन टेस्ट, मे बी चेंज इन कलर, मे बी चेंज इन टेम्परेचर। ह्या गोष्टी कशाला मार्क करतात? इट इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। तो देयरफॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट कम्स मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड। ठीक, दूध से हम लोग किसको बनाते हैं? दही को बनाते हैं। लेकिन मैंने आज तक दुनिया में ऐसा देखा नहीं कि दही को कन्वर्ट करके आपने दूध बनाया हो। ठीक है, curd cannot be converted back to milk. Milk can be converted to curd, but after the curd is formed, curd cannot be converted back to milk. यानी ये कैसा चेंज है? ये एक प्रकार का परमानेंट चेंज है, and therefore again it will be called as a chemical change, as a chemical change. ठीक है, अगला पॉइंट है इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ध्यान से सुनिए। वाटर इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म H2O। ठीक, और अगर आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, तो वो वेपर फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगा। वाटर वेपर फॉर्म में वो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। ठीक, इवापोरेट होने के बाद जो वाटर वेपर आपको दिखाई देता है, बेसिकली उसका कंपोजिशन भी H2O ही है। वाटर लिक्विड में था तब भी वो H2O था, इवापोरेट जब हुआ तब भी वो H2O है, बस चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन देयर स्टेट। पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब वो गैसियस फॉर्म में है, एंड चेंज हैव बीन देयर इन नो अदर केस। ठीक, यानी फिजिकल फॉर्म में चेंज हुआ है, फिजिकल स्टेट। Earlier it was liquid and after evaporation it got converted into gaseous form. But मुझे कहिए, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ मैटर कहीं भी चेंज होता नहीं है, वो सेम है। क्योंकि वो सेम है, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज होगा। इवापोरेट होने वाले वाटर को अगर आप एक बंद कमरे में बोलो या एक बंद वेसल में बोलो, अगर उसको आप कंडेंस करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट द स्टीम और वाटर वेपर विल अगेन गेट कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, जो स्टीम इवापोरेट हो रहा है, अगर उसको आप कंडेन्स करो, त्याला जर तुम्ही झाकून ठेवलं कशाने तरी, तर तुम्हाला कळेल की ती जी वर गेलेली स्टीम किंवा वॉटर वेपर होतं, इट गेट्स कन्वर्टेड बैक टू द लिक्विड फॉर्म। यानी स्टीम गॉट कन्वर्टेड बैक टू वाटर एंड वाटर विल अगेन, इफ यू प्रोवाइड द टेम्परेचर, विल अगेन गेट कन्वर्टेड टू स्टीम। यानी ये एक प्रकार का रिवर्सिबल चेंज है।
वाटर कैन गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड स्टीम कैन गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द लिक्विड फॉर्म। यानी ये एक प्रकार का रिवर्सिबल चेंज है, टेम्पररी चेंज है। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज होता नहीं है और इसीलिए इसको कहा जाएगा फिजिकल चेंज, इसको कहा जाएगा फिजिकल चेंज। ठीक, अगला है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। अगला जो पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। मुझे कहिए, जो खाना आप खाते हो क्या वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो सकता है? तो उसका जवाब नहीं है। जो खाना आप पेट में खाने के बाद जब वो पेट में हमारे स्टमक में जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। वो रिएक्शंस होने का रीजन है फाइनली जो आउटपुट मिलता है उससे वो होता है एनर्जी, जिसके आधार पे हमारे पूरी बॉडी के फंक्शंस चलते हैं। ठीक, तो दिस इज अ टाइप ऑफ परमानेंट चेंज, इट इज इरिवर्सिबल। जो खाना आप खा चुके हो उसको आप ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो एंड देयरफॉर इट विल आल्सो बी अ केमिकल चेंज। ये भी एक प्रकार का क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अगला है साइज रिडक्शन ऑफ नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स जो होते हैं, अगर उनको आप ओपन में रखते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका साइज आपको रेड्यूस हुआ मिळता है। त्यांचं साइज काय झालेलं असतं? रेड्यूस झालेलं असतं नेप्थलीन बॉल्सचं। ठीक, पण मला सांगा, अगोदर जी ओरिजिनल साइज होती, पहले जो उसका ओरिजिनल साइज था और रेड्यूस होने के बाद जो उसका साइज है, नो डाउट उसके साइज में चेंज आपको दिखा है। पहले ज्यादा था, अब कम है। लेकिन मुझे कहिए, पहले भी वो नेप्थलीन बॉल्स थे और अब भी वो साइज कम होने के बाद भी वो नेप्थलीन बॉल्स है। कहने का मतलब ये है, कहीं भी उनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। जो कॉम्पोजिशन है, जो मैटर है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर है, पहले भी नेप्थलीन बॉल्स था, बाद में भी नेप्थलीन बॉल्स है। यानी कंपोजिशन कहीं भी चेंज हुआ नहीं है एंड देयरफॉर सच चेंज विल बी कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टेन्स ऑन शाहबाद टाइल्स और कडप्पा टाइल्स। देखिए, बहुत से बार आप लोग देखते हो कि नींबू का जो रस है या नींबू का जो जूस है वो शाहबादी टाइल्स पर या कडप्पा टाइल्स पर अगर गिर जाए तो थोड़ा सा ऑरेंज वगैरह कलर का टाइप का, ऑरेंज ब्राउन कलर का दाग मैं कहूंगा, या एक प्रकार का स्पॉट उस टाइल पर तैयार हो जाता है। कडप्पा टाइल पर या आपका जो है शाहबादी टाइल, उस पर अगर नींबू का जूस थोड़ा सा गिर जाए तो एक प्रकार का दाग या स्टेन आपको वहां मिलता है। और वंस वो अगर तैयार हो जाए तो उसका निकलना जनरली पॉसिबल नहीं है। तो दिस वॉज अ केमिकल चेंज एज इट वॉज परमानेंट। ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, स्टेन्स ऑन शाहबादी टाइल्स। ठीक है, अब लास्ट का बंदा है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट। आप बिल्डिंग में खड़े हो, आपने ग्लास लिया है, ग्लास, ठीक है, कांच का ग्लास है और उस ग्लास मटेरियल को आपने ऊपर से फेंक दिया। ठीक, क्या होगा? नीचे गिरने के बाद वो टुकड़े टुकड़े उसके हो जाएंगे। इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। द ग्लास मटेरियल और द ऑब्जेक्ट आफ्टर फॉलिंग विल ब्रेक इनटू पीसेस। However, I want to tell you that earlier too it was a glass material and after breaking too it is a glass material only. Means what I want to say is earlier also the composition of matter was same and after breaking into pieces also the actual composition of the matter was same. There was no any change in the composition of the matter.
आप कहोगे कि सर वो पीसेस में हो चुका है, अब उससे ओरिजिनल ग्लास थोड़ी बनेगी, यानी ये तो इरिवर्सिबल हुआ। बेटा मैं बात कर रहा हूं कंपोजिशन का, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द मैटर, अर्लियर इट वाज ग्लास एंड आफ्टर ब्रेकिंग आल्सो इट वाज a glass material only, means the composition of matter was same and therefore it is a physical change, क्योंकि composition change हुआ नहीं है, physical change, it is a physical change। This is how हमने आपका जो पेज नंबर 30 पे जो एक्टिविटीज दिए थे वो हमने सॉल्व किए, और जो भी एक्टिविटीज है 30 और 31 पे हम लोग 1 बाय 1 उसको सॉल्व करेंगे एंड देन मैं एक बेसिक कंक्लूजन पे आऊंगा कि एग्जैक्टली फिजिकल चेंज हमको किसको कहना चाहिए, केमिकल किसको कहना चाहिए, और केमिकल रिएक्शन क्या है, पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें अभी तक आसानी से समझ में आई हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखने जा रहे हैं कि आपको जो एक्टिविटीज परफॉर्म करने दी है, एक्चुअली ये लेबोरेटरी वर्क है। आपको ये जो एक्टिविटीज दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और 5, इनको आपको लैब में परफॉर्म करना है एंड देन यू हैव टू नोट द चेंजेस आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्टिल मैं आपको ये एक्टिविटीज में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा एंड स्टिल मैं आपको कोई ना कोई चेंजेस जितने परफॉर्म करने के बाद जो आपको मिलेंगे, कुछ हद तक मैं आपको वो बिल्कुल अच्छे से बताने का कोशिश करूंगा, ठीक। अब सबसे पहला है हीट अ लाइमस्टोन पाउडर। हीट अ लाइमस्टोन पाउडर, सबसे पहले आपको कंपाउंड्स जो दिए हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आपको जरूर पता होने चाहिए। अब लाइमस्टोन पाउडर यानी है CaCO3, इसे आप कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हो या इसे आप लाइमस्टोन पाउडर भी कह सकते हो। नोट दैट एवरी कंपाउंड को ध्यान से स्टडी कीजिए, है बहुत सिंपल, मैं आपको कहना चाहूंगा, बट स्टिल फोकस करके चीजें समझने का कोशिश कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ लाइमस्टोन पाउडर ऑन हीटिंग व्हाट विल इट गिव, क्या देता है वो देता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO प्लस CO2 इज रिलीज, ठीक। तो हमको मिलता है व्हेन अ लाइमस्टोन पाउडर which is nothing but CaCO3 calcium carbonate is heated, it gives calcium oxide and carbon dioxide, ठीक। तो इस चेंज में अगर आप कहे तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर गैस रिलीज होता है, ठीक। अ गैस इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है। तो जो आपको बॉक्स दिया है वहां पर तो आपको चीजें कब भरनी है, जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे तब, बट स्टिल जो एग्जैक्ट रिएक्शन है वो क्या है, CaCO3 ऑन हीटिंग, CaCO3 यानी लाइमस्टोन पाउडर ऑन हीटिंग गिव्स CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, ठीक है। तो अर्लियर इट वाज कैल्शियम कार्बोनेट एंड व्हेन वी आर हीटेड इट, तो हमको जो मिला है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो कहने का मतलब अर्लियर द रिएक्टेंट वाज कंपोजिशन वाज डिफरेंट एंड आफ्टर वी प्रोवाइडेड हीट इट गॉट चेंज्ड इनटू सम अदर कंपाउंड्स, यानी कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो गया। अर्लियर इट वाज डिफरेंट एंड लेटर ऑन इट वाज डिफरेंट, देयरफॉर ये एक प्रकार का केमिकल चेंज होना चाहिए, ठीक है। अगली बात अगर हम लोग करेंगे तो वो है जिंक डस्ट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करें। जिंक यानी क्या है, जिंक यानी है Zn, ठीक। जिंक डस्ट
ठीक है। इसमें किसको ऐड करना है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यानी होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट होता है Cu यानी कॉपर, SO4 यानी सल्फेट, कॉपर सल्फेट। जिंक में किसको ऐड करना है, या जिंक इज एडेड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो प्रोडक्ट जो हमको मिलता है वो होता है ZnSO4 प्लस Cu। ZnSO4 प्लस Cu। रिएक्शन क्या होती है, सिर्फ वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, उसका बैलेंसिंग या उसका टाइप क्या है ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस बात को नोट करें। यहाँ पे मैं सिर्फ एक्टिविटी में कि कौन सी रिएक्शन कैसे वो कंप्लीट हुई ये ओरली आपको समझाने जा रहा हूं। एक्चुअली ये आपको प्रैक्टिकल्स में लैब में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जिंक डस्ट यानी Zn, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, अगर इसका रिएक्शन आप परफॉर्म करते हो, हीट करते हो, तो आपको मिलेगा ZnSO4 एंड Cu आपको मिलेगा। तो मुझे आपको क्या कहना है, सी अर्लियर कंपोजिशंस अलग थे और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कंपोजिशन चेंज हो चुके हैं। यह है जिंक, यह है कॉपर सल्फेट। ऑन रिएक्टिंग गिव जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो अर्लियर कंपोजिशन ऑफ मैटर वाज डिफरेंट एंड आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीटेड नाउ द कंपोजिशन ऑफ मैटर हैव चेंज्ड, ठीक है। तो कहना चाहूंगा ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है आपका सेकेंड एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये पहले वाला कंपोजिशन पूरी तरह अलग था और बाद वाला कंपोजिशन पूरी तरह अलग है, ठीक। तो इसके बाद जो रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे वो है ऐड पोटेशियम क्रोमेट टू बेरियम सल्फेट। एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट जो है वो होता है ब्लू कलर का, ठीक है। कॉपर सल्फेट solution जो है it is blue in color and after the reaction is completed zinc sulfate and copper जो हमको मिलते हैं वो कलरलेस होते हैं। यानी इस रिएक्शन में अगर चेंज इन कलर की बात करें तो हाँ, it have got changed from blue to colorless, it have got changed from blue to colorless। कलर चेंज की मैंने बात की। सेकेंड रिएक्शन या सेकेंड एक्टिविटी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक। थर्ड एक्टिविटी की हम लोग अगर बात करें तो पोटेशियम क्रोमेट यानी K2CrO4, ठीक है, एंड बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 ऑन रिएक्टिंग पोटेशियम क्रोमेट, ये है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 करेक्ट है, एंड बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है BaSO4 ऑन रिएक्टिंग गिव्स बेरियम क्रोमेट BaCrO4, बेरियम क्रोमेट एंड पोटेशियम सल्फेट K2SO4। So potassium chromate when reacts with barium sulfate it gives barium chromate यानी BaCrO4 barium chromate and potassium sulfate K2SO4। तो भैया पोटेशियम क्रोमेट यानी K2CrO4 when it reacts with barium sulfate BaSO4 it gives barium chromate यानी BaCrO4 and potassium sulfate यानी K2SO4। This is what the reaction is। सर यहाँ पे कलर चेंज होता है, हाँ। अर्लियर इट वाज कलरलेस एंड जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो जो कलर हमको मिलता है वो होता है येलो कलर। तो कलर चेंज है कलरलेस टू दैट ऑफ येलो, ठीक है। तो चेंज इन कलर यहां पाया जाता है। अर्लियर कंपाउंड्स
का जो कंपोजिशन था वो अलग था, और जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो कंपोजिशन चेंज हुआ। यानी ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि थर्ड एक्टिविटी जो है, when a potassium chromate reacts with barium sulfate and give barium chromate and potassium sulfate is also again a chemical change। ठीक, अगला पार्ट है सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। when it reacts with calcium chloride CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, it gives क्या हमको मिलता है? हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, and another thing that we get is calcium carbonate CaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट when it reacts with calcium chloride it gives sodium chloride and calcium carbonate। यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स थे उसका कंपोजिशन अलग था, और जब हमको प्रोडक्ट मिले तो वो टोटली डिफरेंट थे दैट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट पूरे अलग, जो प्रोडक्ट मिले हैं वो टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है, ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। ठीक है, जहां पे सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो देता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl एंड ऑल्सो इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं आपके लास्ट एक्टिविटी का, जो है थैलिक अनहाइड्राइड ऑन इवापोरेशन व्हाट इट गिव्स। थैलिक अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड है C8H4O3, C8H4O3 on evaporation यानी it reacts with oxygen and gives H2O and CO2। थैलिक एनहाइड्राइड, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है थैलिक एनहाइड्राइड का C8H4O3 on reacting with oxygen gives water and carbon dioxide gas। कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो थैलिक एनहाइड्राइड है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और देता है H2O एंड CO2, बट थैलिक एनहाइड्राइड वाला रिएक्शन मैंने खुद से कभी भी परफॉर्म किया नहीं है, बट थ्योरेटिकली मैं आपको कहना चाहूंगा कि ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स सेम, एंड सो लास्ट वाला जो चेंज है थैलिक एनहाइड्राइड ऑन इवेपोरेशन इट गिव्स, तो ये जो रिएक्शन है ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज होना चाहिए। थैलिक एनहाइड्राइड C8H4O3 on reacting with O2 gives H2O and CO2। नोट दैट मैंने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ द रिएक्शन मैं आपको कुछ अगले वीडियोस में समझाने जा रहा हूं। यहाँ पर रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, एक्टिविटी कैसे की गई है, ये मैंने आपको शो करने का कोशिश किया है। आई होप आपके सामने पूरे एक्टिविटीज है, दिस इज हाउ हमने उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व किया है। अगला जो हमारा पॉइंट होगा, इन डिटेल हम लोग सीखने जा रहे हैं कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि फिजिकल चेंज कैसे होता है, फिजिकल चेंज का पूरा मतलब क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है, और केमिकल चेंज एग्जैक्टली क्या है। इनको हम लोग डिफरेंशिएट भी करने जा रहे हैं और पॉइंट वाइज हर एक को स्टडी भी करने जा रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा फिजिकल चेंज के लिए। फिजिकल चेंज takes place, why it takes place? Due to the change in parameters like temperature and pressure। भाई लोग, कोई सिचुएशन में जनरली अगर आप टेम्परेचर को चेंज करो या प्रेशर को चेंज करो तो ये दोनों पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल है टू फॉर्म अ केमिकल चेंज। ठीक है, ड्यू टू टेक्स प्लेस ड्यू टू
change in parameters like temperature and pressure. Due to change in parameters like temperature and pressure, physical change is a result of change in parameters like temperature and pressure. भैया टेम्परेचर और प्रेशर को अगर आप चेंज करो तो उससे जनरली होने वाले चेंज को फिजिकल चेंज माना जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट में एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, आइस। ये सिंबल ध्यान से देखिए, आइस, और ये है वाटर। भैया अगर आइस को आप टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। और अगर वाटर को आप लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर करके उसको अगर आप स्टोर करोगे तो वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। Physical change is a reversible change. How, sir? It is because ice can be converted into water and that water can be converted back into ice. Such a change is denoted by this symbol and is called as a reversible change. So therefore physical change is a reversible change. Last का point है कि मैं कहना चाहूंगा physical change में composition of matter does not change या remains same। इसका मतलब ये है भाई लोग कि यहां पे आइस का कंपोजिशन, आइस इज H2O एंड वाटर इज ऑल्सो H2O। तो बेसिकली आइस को ले लो या वाटर को ले लो, उनका कंपोजिशन चेंज हुआ नहीं है। आइस भी H2O है और वाटर भी H2O है। तो फिजिकल चेंज इज अ चेंज वेयर कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम और इट डज नॉट चेंज। ठीक, अब मैं बात करूंगा केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज is a change which takes place due to chemical reactions. Chemical reactions के कारण होने वाले चेंज को कहा जाता है chemical change। ठीक है, some chemical reaction takes place and result into a chemical change। ठीक, सेकेंड पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, एक बार एक एग्जांपल ले लो, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड एक एग्जाम्पल है, जैसे यहां दिया था यहां भी दिया। मुझे कहिए मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, तो क्या कर्ड इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक बार नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, उससे पुराना सब्सटेंस वापस फॉर्म नहीं हो सकता और इस चेंज को कहा जाएगा इरिवर्सिबल, जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल चेंज इज अ केमिकल चेंज। और लास्ट का पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस। कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस। टेल मी, मैंने जो एग्जांपल दिया है, मिल्क गॉट कन्वर्टेड इनटू कर्ड, मिल्क इज टोटली अ डिफरेंट कंपोजिशन, और उससे जो तैयार हुआ है कर्ड, इट इज टोटली अ डिफरेंट कंपोजिशन। यानी कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट रिमेन सेम, इट चेंजेस। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट अ केमिकल चेंज इज। ठीक है, अब लास्ट का पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं कि व्हाट डज अ केमिकल रिएक्शन मीन्स, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। इसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इज अ केमिकल रिएक्शन। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज के डेफिनेशंस जैसे आपके किताब में दिए हैं
वर्ड टू वर्ड आपको लर्न करने होंगे, सेम, टोटली सेम, वरना आपके मार्क्स काटे जाएंगे। नो डाउट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बट आप आपके हिसाब से चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते, वो वैसी ही होनी चाहिए जैसी टेक्स्ट बुक में दी है। और इसीलिए टेक्स्ट बुक का रेफरेंस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइन टू लाइन। ठीक है, तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस undergo bond breaking and are transformed into new substances with new bonds. A chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances with or by formation of the new bonds. इसको कैसे समझना है सर? ये ऐसा सिचुएशन है भैया जिसमें लड़की शादी के पहले कुछ अलग होती है और शादी के बाद कुछ अलग होती है। शादी के पहले अलग बॉन्ड्स होते हैं और शादी के बाद अलग बॉन्ड्स होते हैं। शादी के पहले ओल्ड बॉन्ड्स दे हैव ब्रोकन एंड हैव कन्वर्टेड इनटू न्यू बॉन्ड्स। इसका मतलब अगर मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताना चाहूं, अगर मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताना चाहूं तो ध्यान से देखें, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मुझे कहिए यहां पे बॉन्ड किसके बीच में था? कॉपर और सल्फेट, CuSO4 यानी Cu और SO4 के बीच में बॉन्ड था। ये टूट गया और अब नया बॉन्ड कौन सा है? ZnSO4 यानी Zn और SO4 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे Zn अकेला था, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो रिएक्शन में आपको ZnSO4 के साथ मिल रहा है और एक कंपाउंड बना रहा है। पुराना कंपाउंड था कॉपर सल्फेट और रिएक्शन होने के बाद जो नया कंपाउंड हमको मिलता है वो है जिंक सल्फेट। ठीक है, ये है जिंक, ये है कॉपर सल्फेट, ये थे कॉपर सल्फेट, ये थे पुराने बॉन्ड्स, ब्रेक होकर नए बॉन्ड्स बनते हैं जिंक सल्फेट और कॉपर सेपरेट हो जाता है कॉपर। ठीक है, जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट एंड गिव्स अ न्यू प्रोडक्ट नोन एज जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। ओल्ड कंपाउंड नाउ गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ न्यूली प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस। सो दिस इज हाउ जिंक रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट टू गिव अ न्यू प्रोडक्ट जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स किसको कहा जाता है और प्रोडक्ट। भैया केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो दो लोग रिएक्ट करते हैं इनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। और जो दो नए लोग तैयार होते हैं, नए लोग जो तैयार होते हैं इनको कहा जाता है प्रोडक्ट। इनको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। तो फॉर अ केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल दिया है कि कोल यानी कार्बन का कोल फॉर्म, कार्बन विच इज अ कोल फॉर्म रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कोल, कार्बन इन अ कोल फॉर्म या कोल इन द carbon form reacts with oxygen. These both are totally different. कार्बन यानी कोल अलग है और ऑक्सीजन अलग है। मुझे कहिए, ये बेसिकली हिंदी में अगर बताऊं तो क्या है? कोयला आपने देखा है, काले कलर का कोयला। कोयले को अगर आप जला दो, जला देना यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। कोयले को अगर आप ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो यानी जला रहे हो। कोयले को यानी कोल को, कार्बन को अगर आप जलाओ, ऑक्सीजन में अगर
के प्रेजेंस में अगर आप इसको जलाते हो तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। व्हाट विल बी रिलीज? कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन which is a coal, when it reacts with oxygen, yeah, it burns. When coal burns in presence of oxygen, it gives or it releases carbon dioxide gas. ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको पूरा वीडियो, टोटल वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, एंड वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।